एवरीवन, सो दिस सेड प्रीति रोयला। ठीक है, तो हमारी बायोलॉजी की सीरीज जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में स्टार्ट किया था कि हमारी नीट की प्रिपरेशन या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स, हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हो या कोई भी और सीजीएल टाइप या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हम किस तरीके से बायो का जो पोर्शन है कवर अप करने वाले हैं। तो देखो कि हमने पहले डिस्कशन करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे बुक का चैप्टर 8 रहने वाला है, जहाँ पर हम ये एक समरी टाइप से बोल सकते हो कि हम 4 चीज़ें देखेंगे। सेल हिस्ट्री क्या रहने वाली है, सेल की कौन से साइंटिस्ट आए थे, किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी किया था, सेल की डिस्कवरी देखेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कुछ बताया, उसकी सेल थ्योरी देखेंगे और लास्ट में एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो 4 बुलेट पॉइंट्स में अपना ये पोर्शन हम कवर अप करने वाले हैं। तो बायो को एज ए रट्टाफिकेशन की तरह हमें नहीं पढ़ना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बायो ये तो रट्टू तोते वाला काम है। नहीं जी, ये रट्टू तोते वाला काम नहीं है। अगर हम न्यूमोनिक्स या फिर कुछ ट्रिकी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बताया, धीरे धीरे पता चलता रहेगा आपको। तो बहुत मज़ेदार से अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। बिजी रट्टू तोता कुछ भी ऐसा मत सोचना, फ्लुएंटली बायो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो चलो यहाँ हम शुरू करते हैं सेल से। सेल क्या है? सेल ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स कि जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रहती है वो क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये 2 चीजें हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, लिविंग देख लो, लिविंग में फिर हम आगे देखने वाले हैं कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर। कैसा भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरीके का, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? वो ये सेल होती है। और यही सेल अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है अपने फंक्शंस। ठीक है, तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, अभी ये पता है क्या है कि इनकी 2 चीजें हैं, जैसे कि अपनी एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि एक सेल है, तो किस चीज से पता चल रहा है कि भाई ये एक सेल है? सबसे पहले तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैपेबल होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, जैसे कि एक वायरस होता है, जैसे आपने बुक में लिखा हुआ है कि एक वायरस है, वो नॉन सेल्यूलर है, तो उसका काम क्या है? उसको अब कुछ भी काम करना है तो कोई ना कोई होस्ट चाहिए होगा। तो जो अब कुछ भी काम करेगा तो होस्ट चाहिए। अब होस्ट कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई लोअर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई वो जो अपना वायरस होगा तो ये सेल के अंदर काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सबसे पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक, हम बोल सकते हैं कि जो सेल होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, और दूसरा कोई ना कोई फंक्शन जरूर परफॉर्म करेगा। 2 चीजें अपने को क्लियर हो गई। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, अब जो ऑर्गेनिज्म है हम देख रहे हैं कि या तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा। अब देखो कि नाम ही बता रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म यूनि मीन्स सिंगल, इसका मतलब है सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है, फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे अमीबा, बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेलुलर, क्योंकि इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनती है। वहीं अगर मल्टी सेलुलर की बात कर दी जाए तो मल्टी मतलब कि अपने जैसे, जिनमें बहुत सारे अनगिनत, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बाल है अपने, कितने काउंट कर लिया? बहुत है, काउंट करो। ठीक वैसे मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। 2 चीजें क्लियर होगी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स,
और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मल्टी मीन्स मैनी सेल्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बिल्कुल कि सेल क्या होता है, और एक ऑर्गेनिज्म में तो वो ऑर्गेनिज्म सिंगल है कि मल्टी है, कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें अपने को क्लियर होगी। तो क्या आपको अच्छे से सेल समझ आ गया? बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और कुछ सेकंड्स में क्लियर आउट करती हूँ। सेल के बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी कैपेबल हो गए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, और सेकेंडली कोई ना कोई वो फंक्शन जरूर परफॉर्म करेगा। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये एक सेल है। अब ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स हम बताएंगे कि ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर। अब यूनि है तो सिंगल सेल होगा, एमीबा, बैक्टीरिया। अगर मल्टी सेलुलर है जैसे कि अपन लोग, या हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ भी जो भी हायर में आ गए वो सारे के सारे मल्टी में आ गए, मल्टी सेलुलर। सेल कंप्लीट हो गया अपना, तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं कि भाई हमको तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? दूसरे बुलेट पे मैंने क्या दिया है? हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री पे क्या है। अब सेल तो देख लिया, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल के लिए अलग अलग बंदे आए, मीन्स के अपने गुरुजी आए इतने सारे, तो इन्होंने क्या क्या काम किया होगा। तो सबसे पहले ना अपने रॉबर्ट हुक जी आए, इन्होंने क्या बताया अभी बताती हूँ। रॉबर्ट हुक जी ने बताया, उन्होंने सबसे पहले ना डेड सेल्स की स्टडी की थी। किस तरीके से? उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, मीन्स की कोर के ऊपर में, कोर के ऊपर में इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? उस कोर की ना थिन स्लाइसेस की अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? कुछ कंपार्टमेंट्स टाइप, इस तरीके से जो हम देखते ना, इस तरीके से। अपन सभी लोगों ने, आपने भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, देखा ना? बिल्कुल वैसे ही। तो मधुमक्खी के छत्ते की जैसे इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, और उस स्ट्रक्चर को जब हम अच्छे से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से अपने को बेंजीन रिंग जैसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक पर्टिकुलर एक को उठाओ आप, इसको उन्होंने बोला कंपार्टमेंट्स। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को फर्दर इन्होंने बताया ये सेलुलर, और फर्दर इन्होंने बताया इनको सेल। ठीक है, तो क्या बताया है? रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये कोर्क है, कोर्क की इन्होंने स्टडी की। उन स्टडी में इन्होंने देखा कि भाई कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और उन्होंने कंपार्टमेंट्स का नाम दे दिया गया। कंपार्टमेंट से फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है कि ये एक सेल है। सेल भी कैसा? डेड सेल। ठीक है, और इनकी जो आउटर लेयर होती है, इसको इन्होंने बताया कि इनके ऊपर ना एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी बोल दिया जा सकता है कि भाई सेल वॉल का फादर कौन है, तो भी रॉबर्ट हुक आएंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और अगर बोल दिया जाए कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक आ जाएंगे। तो क्लियर हुआ कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले आए, उन्होंने एक ऐसे डेड सेल देखा, उन्होंने देखा कि भाई सेल होता क्या है, किस तरीके का है ये बना, इसका नाम क्या है, क्या क्या इसका काम क्या है, किस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले उन्होंने पेड़ की छाल देखी, कॉर्क देखी, उस कॉर्क को थिन स्लाइसेस में डिवाइड किया, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए इन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखे, जिन्होंने कंपार्टमेंट नाम दे दिया। उनके बाद इन्होंने नाम बताया कि भाई ये तो सेल है। तो पता चल गया इन सेल के ऊपर, कंपार्टमेंट्स के ऊपर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सेल वॉल। अपने को सभी को पता है कि प्लांट्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो उस सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर आए अपने सेकंड गुरुजी एंटन वॉन लेवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तो डेड सेल की कर दी, लिविंग की कौन करेगा? तो ये बोले कि भाई मैं हूं ना। तो एबी लेवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किया। तो पता चल गया डेड सेल्स के ऊपर रॉबर्ट हुक आएंगे और लिविंग सेल्स के ऊपर एबी लेवेनहॉक। और फिर थर्ड बोले कि रॉबर्ट ब्राउन बोले भाई कि सारी चीजें तो ठीक है, अभी इनके ये जो सेल है इसका दिमाग भी तो कुछ होगा। इस सेल का जो ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है? आप बताओ जरा, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहोगे? सही,
ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहेंगे हम? न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? न्यूक्लियस की स्टडी की है। अभी ये 3 तो अपने सिलेबस में चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। चौथा ना चैप्टर के जस्ट पहले GN रामाचंद्रन नाम दे रखा है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 4th वन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भाई GN रामाचंद्रन ने क्या किया था। तो उन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है कोलेजन का, उनकी डिस्कवरी की थी अपनी बुक नेचर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1955 में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को हिस्ट्री भी क्लियर होगी। तो सेल और हिस्ट्री 2 चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं अपना, सेल भी गया भाई और ये हिस्ट्री भी क्लियर आउट होगी। 2 चीज़ें होगी, 2 चीज़ें बचती हैं। तो तीसरी हम देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। अब सेल थ्योरी के ऊपर ना 3 आए थे, मैथ्यू स्लेडन एंड थियोडोर स्केवन, ये तो 2 थे जो एक साथ आए। फिर इन्हीं का काम रुडोल्फ विर्चो ने अच्छे से बताया। तो क्या बताया अभी पहले ये देखते हैं कि इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया। हम इस सेल थ्योरी को स्लेडन एंड स्केवन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पहले तो, उसके बाद ही मौका मिलेगा अपने को ऑब्जेक्टिव देने का, जैसे कि टीचिंग एग्जाम या नीट एग्जाम या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव होंगे, अपने को बस गोले भर के आने, टिक 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 टिक, तो 4 में से कोई एक है। लेकिन ये मौका भी तभी मिलेगा जब रिटर्न मीन्स के सब्जेक्टिव वाला पोर्शन अच्छे से करके आओगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के ऊपर काम करते पहले। ये देखो सबसे पहले स्लेडन और स्केवन के काम, ये अभी बताती हूँ शॉर्टकट। ये जीबी और बीजेड क्या लिखा है मैंने, ठीक है, ऐसे रटने वाला सिस्टम नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत अच्छे से याद आएंगे आपको, टेंशन आउट। तो क्या बोला है कि ये 1838 में और ये गुरुजी आए थे अपने 1839 में। इन्होंने क्या किया, ये जर्मन बॉटनिस्ट, याद रहेगा, जो स्लेडन था जर्मन बॉटनिस्ट है जीबी, और स्केवन बीजेड ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। तो इन्होंने एक चीज बताई कि जो अपने प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। ये एक सेल है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये बहुत सारे सेल हो गए, तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, टिश्यू। ठीक है, तो स्लेडन सर ने क्या बोला कि भाई जो प्लांट है ना वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। चीज क्लियर होगी, इन्होंने ये चीज बताई। ठीक है, वैसे स्केवन ने भी कुछ बताया, उन्होंने 3 चीजें बताई, वो बताते देखो। इन्होंने क्या बताया, बुलेट्स में बताती हूँ मैं। इन्होंने 3 चीजें बताई। सबसे पहले बताया कि ये जो प्लांट्स है ना, इनकी वो जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ देखा कि सेल वॉल किसने बताया है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक वैसे स्केवन ने भी बताया कि प्लांट्स के अंदर ना एक यूनिक फीचर होता है, सेल वॉल। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, इन्होंने क्या बताया कि ये जो प्लांट्स है, ठीक है, जो जितने भी ये हमारे, अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये रहने वाला है। इन्होंने 3 चीजें बताई थी कि भाई ये जो प्लांट्स है इनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक वैसे और भी ऑर्गेनिजम्स तो हैं, सिर्फ प्लांट्स ही तो अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करते नहीं है, अपने आसपास प्लांट्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है। तो उनके ऊपर क्या कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो उनके ऊपर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर सबसे जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये बताया तीसरा पॉइंट कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना वो ये सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। हो गया क्लियर। 3 चीजें बताई कि भाई यूनिक फीचर होता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल, और किसी में नहीं मिलेगा ये सेल वॉल। सेकेंड कि जो भी ऑर्गेनिज्म बचते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी, सीधी सी बात है भाई, सभी में तो सेल वॉल है नहीं, अब औरों में क्या मिलेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा। तीसरा फिर इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेल से बनेंगे या फिर उसके प्रोडक्ट से बनेंगे। तो तीनों चीजें इसकी क्लियर हो गई। लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि सेल आया कहाँ से।
ठीक है, तो इनकी चीज़ों को लेते हुए, इन्हीं की चीज़ों को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से मॉडिफाइड सेल थ्योरी फिर दी थी रुडोल्फ वर्का ने। सेल थ्योरी अगर बोल दिया जाए आपके क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई सेल थ्योरी किसने दी, तो हम इन दो के नाम लेंगे, लेकिन मॉडिफाइड सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई जो ये सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होता है, मीन्स बनता है। किस तरीके से, ये एक सेल है, मान लो ये अपने आप को डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जब डिवीजन पढ़ते हैं टू डॉटर सेल्स में, तो ये खुद को डिवाइड करेगा। डिवाइड क्या होगा, होगा तो ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस, तो ये फर्दर दो में डिवाइड होगा, दो में जैसे डिवाइड होगा तो ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। लेकिन ये जो दो ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो एक्चुअली में इनकी ओरिजिनेशन हुई कहाँ से, ओरिजिन क्या है, तो वो ये वाला है। इट मीन्स दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो कंप्लीट फिनोमेना है ना, इसको इन्होंने नाम दिया सेलुलर ई सेलुलर। इस तरीके से ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ये बहुत अच्छी टर्म है जो कि आपके 2 to 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है रिटन एग्जाम्स में। तो आपको डिफाइन क्या करना है, सबसे पहले कि इनकी थ्योरी को मॉडिफाई किया बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इन्होंने रुडोल्फ वर्का ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 1955, लेट मी चेक, 1855, ओके 1855 में। तो देखो ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर मीन्स की जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। जिस तरीके से इन्होंने बताया था कि सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनेगा और ये इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे क्योंकि 2-3 मार्क्स में आएगा। तो आप ये तो सिर्फ लिखोगे नहीं कि भाई सिर्फ रुडोल्फ वर्का ने दिया था, ये नहीं, हम थोड़ा बहुत इनका भी लेंगे और मेन इनका बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने को सेल थ्योरी भी क्लियर हो गई है कि इन दोनों ने जो काम किया था उसी को मॉडिफाई इन्होंने किया और इन्होंने फिर ये एक टर्म बताई ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर मीन्स कि जो लिविंग सेल है, जो भी कोई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई हैं। तो हम ये देख रहे हैं अपना सेल भी कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट, सेल थ्योरी भी कंप्लीट, लास्ट हम पहुंच गए हैं ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू में अपने को कुछ नहीं करना, ओवरव्यू में देखेंगे कि भाई सेल है, अब सेल सिर्फ प्लांट्स का तो होगा नहीं, एनिमल्स का भी होगा, मीन्स कि हर एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देखने वाले हैं। तो जब हम छोटे होते थे या फिर अपनी अर्लियर क्लासेस में हम क्या करते थे कि अपने को ना टीचर्स बोलते थे भाई कल ना आप एक अनियन लेके आना, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो उस अनियन में दिखाने वाले क्या थे, उस अनियन में 3 चीज़ें दिखाने वाले थे। आपको क्या बोलेंगे, अनियन पील लेके, अनियन पील करेंगे हम, उसके अंदर में ना इस तरीके से उसकी लेयर बाय लेयर आप रिमूव करो, रिमूव करने के बाद में ना अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसमें ना मिल्की वाइट कलर का एक इस तरीके से थिन लेयर प्रेजेंट होती है, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलता है, 3 चीजें मिलती हैं। ये है जैसे ये 3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि भी आपकी सेल वॉल है, क्योंकि आप प्लांट्स में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऊपर मिलेगी अपनी सेल वॉल, फिर सेकंड मिलेगी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और थर्ड जिसे हम यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ ब्रेन ऑफ द सेल बोला था, ये रहा ब्रेन ऑफ द सेल, किसने बोला था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो तीसरा हमें मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस। तो जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, टिपिकल अनियन देख लिया आपने, तो अपन लोगों ने जब अनियन की स्टडी की, अनियन पील किया, तो हमने क्या देखा कि सेल वॉल दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। अब ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके का, ये अपने को दिखाई दे जाएगा साइटोप्लाज्म। ये तो था जब हम अनियन पील करते हैं, मीन्स कि प्लांट्स की स्टडी। जब हम एनिमल्स करेंगे या ह्यूमन बींग्स में, जैसे हम चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल्स करते हैं बेसिकली,
तो उसमें क्या देखेंगे, ये सेल वॉल नजर नहीं आएगी, उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दिखाई देगा अलॉन्ग विद दिस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर हुई, एक ओवरव्यू थोड़ा सा मिला कि सेल किस किस तरीके से होता है। अब सेल, जो सेल है, अगर हम उसके हमने न्यूक्लियस देख लिया, अब न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिस तरीके से हमने यहाँ किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक उसी तरीके से सेल को यहाँ तो किया था हमने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, यहाँ हम करेंगे न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो जब न्यूक्लियस के बेसिस पे हम करेंगे, न्यूक्लियस के बेसिस पे ये दो टाइप का मिलेगा अपने को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स पहले वाला, मीन्स कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला। कैरियोटिक मीन्स कैरियोन, मीन्स कि न्यूक्लियस जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें होगा उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इस तरीके से अपने को ये पता चल गया कि सेल क्या है, किस तरीके से हमने डिवाइड किया है सेल को, और किस तरीके से हमने सेल को कंप्लीट देखा है। अब जब इन दोनों में ना तीन चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, पता है कैसे? एक तो इसमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, दूसरा मिलेगा इसमें राइबोसोम्स, और तीसरा क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपने ये देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राइबोसोम्स दोनों में सेम मिल जाएंगे, अपने को पता है एक में 70S होता है, एक में 80S होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, एक बुक में ना, अपने बुक में एक लाइन दी है, मैं रीड आउट करके दिखाती हूँ। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स कि कुछ भी जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, साइटोप्लाज्म वो एरिया है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जहां पे ये काम होता है। मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर ना सब कुछ होता है, लिक्विड पार्ट, सारे ऑर्गेनेलिज, जितने भी सेलुलर फंक्शन होते हैं वो सब इसमें होते हैं। क्लियर हुआ कि साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स। तो ये तीन चीजें अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कॉमन हो गए। और बहुत सारी चीजें अपने, जैसे कि इसी सेल को अगर हम जैसे हमने यहाँ किया नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे यूनि और मल्टी में, ठीक वैसे न्यूक्लियस के बेसिस पे किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक वैसे ना साइज के बेसिस पे, यहाँ दिखाता है, साइज के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे, इन दो के बेसिस पे भी डिवीजन होता है। वो कैसे, अभी देखो। साइज के बेसिस पे मैं बताती हूँ कि जो माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटा, उसका साइज कितना होता है, उसका 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। वहीं अगर हम बैक्टीरिया देखते हैं तो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक वैसे अगर हम इसे में लार्जेस्ट सेल देखें तो लार्जेस्ट टर्म याद रखना, लार्जेस्ट देखेंगे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट में बोला जाए, लॉन्गेस्ट जैसे कि अपने अंदर होता है नर्व सेल, क्योंकि उसका तो मेन फंक्शन ही ये है, जो भी अपने बॉडी के अंदर में कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ से वहाँ, दाएं से बाएं, कहीं पे अप डाउन, तो टॉप टू बॉटम क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल। तो लॉन्गेस्ट नर्व सेल, लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दोनों चीजें क्लियर हुई। माइक्रोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट है उसके अंदर में 0.3 माइक्रोमीटर, और जो अपना बैक्टीरिया रहता है उसके अंदर 3 से 5 माइक्रोमीटर का, ये चीजें क्लियर हुई। अभी एक और आता है अपने ह्यूमन आरबीसी, वो होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये साइज के बेसिस पे, अभी मैं आपको यहाँ पर एक फोटो शो करती हूँ, अभी एक बार बुक से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे साइज के बेसिस पे भी अभी जो मैंने बताई कि माइक्रोप्लाज्मा का हमारा, अभी मैं लिख देती हूँ एक बार, माइक्रोप्लाज्मा जो कि हमारा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि हमारा 3 to
5 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और लॉन्गेस्ट में अगर बोल दिया जाए तो नर्व सेल। वहीं ह्यूमन आरबीसी ये हो जाएगा अपना 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये तो मैंने बता दिया कि साइज के बेसिस पे ये है। लेकिन अपनी बुक में ना एक डायग्राम दिया, अभी दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। ये डायग्राम अपने एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि भाई टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है। हमने क्या पढ़ा है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और वहीं यहाँ पर लिखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से भी आ जाता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद करके जाना है, और याद का मतलब रट्टा नहीं, थोड़ा सा बस काम हो जाएगा अपना। ओके, तो ये डायग्राम अभी मैं आपको शो करूँगी इस तरीके से। फिर बहुत सारे देर के जैसे PPLO प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइकोप्लाज्मा का ही एक स्मॉलेस्ट रूप बोल सकते हैं, या फिर उसी की कैटेगरी में आता है, उसी के और भी पार्ट्स में। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी करना है। ठीक, वैसे ये तो साइज के बेसिस पे था, शेप के बेसिस पे भी अपनी बुक में याद दे रखा है। देखो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ मैं बता के आपको। जैसे आरबीसी राउंड एंड बाई कनकेव, वाइट ब्लड सेल अमोइबॉइड शेप में, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। मेसोफिल सेल्स जो कि अपने लीव्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर में, ठीक है, वो राउंड एंड ओवल शेप के मिलेंगे। ट्रैकेट्स जाइलम का ही पार्ट है, जो कि वाटर का काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका शेप मिलेगा आपको इलोंगेटेड। लास्ट नर्व सेल, जो कि ब्रांच और सबसे लॉन्ग। तो देखो कि हमने 4 चीज़ें क्लियर कर ली हैं। हमने सेल देख लिया, हिस्ट्री देख ली, कौन कौन आया, किसने क्या बताया, क्या कुछ उनका योगदान रहा है, कंप्लीट देख लिया अपने। सेल थ्योरी बता दी, 3 आए थे, 3 गुरुजी, तीनों ने अपना अपना योगदान दिया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये, उनका मॉडिफाइड वर्जन फिर रुडोल्फ विर्को ने बता दिया। तो सारी कंप्लीट दे दी कि भाई ओमनी सेलुलर ई सेलुलर नाम का भी एक चीज़ टर्म मैंने दी है, उसको भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में हमने किया है ओवरव्यू। ओवरव्यू में देख लिया कि और सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे किया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। फिर फर्दर उनमें कुछ कॉमन चीज़ें देख ली, शेप और साइज के बेसिस पे भी देख लिया कि क्या क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट देखा जाए तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहने वाले हैं उस पर हम इसके आगे वाला, अभी तो हमने सिर्फ लिटिल बिट पढ़ा है कि प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक, सिर्फ इतना देखा है कि एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एक में नहीं होता है। तो वो किस में होता है, क्या होता है, कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये अपना सम अप कंप्लीट चैप्टर की जो इनिशियल है ये अपना हो गया है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज रहने वाली है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे बायोलॉजी के टर्म्स हैं, किस तरीके से ये एग्जाम में किस तरीके से सब्जेक्टिव और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।